हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। क्या होता है इंश्योरेंस? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है टू पार्टीज़ के बीच में, जिसमें क्या करती है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि आपको क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि आपको कंपनसेट किया जाएगा एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और एट मैच्योरिटी डेट विच इज़ अर्लियर, और उसके बदले में दूसरी पार्टी क्या करती है, आपको फीस देगी, मतलब प्रीमियम देगी। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की, कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। मतलब अगर हम उस पॉलिसी को वैलिड बनाना चाहते हैं तो हमें उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। इट मीन्स अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते तो हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें फर्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे टू पार्टीज़ है, एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करता है, मतलब एजेंट। ठीक है। तो कहते हैं कि इन दोनों पार्टीज को सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए जिस टाइम पॉलिसी ली जा रही है। मतलब इंश्योर्ड जो है वो इंश्योरर को सारी इन्फॉर्मेशन बता दे, कोई भी फैक्ट्स छिपाए नहीं। इसी तरह जो एक एजेंट है वो भी अपने क्लाइंट को पॉलिसी से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी कुछ छिपाता है और बाद में पता चलता है तो पॉलिसी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जैसे क्या है, एक पर्सन है ए, उसने क्या किया, कोई पॉलिसी ली। अब उसने जो वो पॉलिसी ली है उसने बताया नहीं है कि उसको क्या है, कोई डिसीज़ है, कि सपोज करो उस पर्सन को कैंसर है। ठीक है, उसने पॉलिसी ले ली। उसने पॉलिसी ली 15 अप्रैल 2020 को, और उसने अब जो एजेंट हो गया उसे बताया नहीं कि मुझे कैंसर है। अब क्या हुआ, 25 अप्रैल को उस पर्सन की डेथ होगी। 25 अप्रैल को अब उस पर्सन की डेथ होगी। तब जो कंपनी वाले थे उनको पता चला कि इस पर्सन को क्या था, कैंसर था, लेकिन उसने क्योंकि ये बात बताई नहीं थी तो कंपनी उस पर्सन को कंपनसेट नहीं करेगी। कंपनी उस पर्सन को कंपनसेट नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया। उस पर्सन को जो डिसीज़ थी वो उसने कंपनी को नहीं बताई। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ पर। आया समझ? उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है कि एक जो पर्सन है जो इंश्योरेंस करवा रहा है, मतलब वो किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी पर्सन का इंश्योरेंस करवाएगा, तो वो जिस चीज़ का या फिर जिस पर्सन का इंश्योरेंस करवाता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर। तो कहते हैं कि उस सब्जेक्ट मैटर में इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स इस सब्जेक्ट मैटर के बेनिफिट से इसको बेनिफिट होगा और इसके लॉस होने से इसको लॉस होगा। मतलब इंश्योरेंस लेने के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि अगर एक पर्सन अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाता है, एक पर्सन अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रहा है, इन केस अगर उसकी बिल्डिंग में आग लग जाती है या फिर किसी और रीज़न की वजह से उसकी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, तो अब लॉस किसको होगा? इस पर्सन को होगा।
यानी कि सब्जेक्ट मैटर, तो ये बिल्डिंग क्या होगी, उसके लिए सब्जेक्ट मैटर होगी कि इसको लॉस होने से, इसके डैमेज होने से इसको लॉस होगा। जैसे क्या है, एक जो हस्बैंड का इंटरेस्ट होता है वो उसकी वाइफ में होता है। इट मीन्स कि अगर उसकी वाइफ है तो उसके लिए बढ़िया है। इन केस अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके हस्बैंड को सफ़र करना पड़ेगा। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है तो यानी कि उसका क्या है, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जैसे क्या है, पेरेंट्स जो हैं इन केस अपने बच्चों पर डिपेंड है और वो क्या करते हैं, अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि कल को अगर बच्चों को कुछ हो गया तो पेरेंट्स कैसे सरवाइव करेंगे। यानी कि पेरेंट्स का इंटरेस्ट किस में हो गया, अपने बच्चों में। तो एक इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं 3 थिंग्स। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है फायर इंश्योरेंस, एक होता है मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, एक होता है फायर इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है मरीन इंश्योरेंस। तो कहते हैं जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, अब एक जो हस्बैंड है अपने वाइफ का करवाएगा, ऑब्वियस है लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा। तो कहते हैं कि जिस टाइम पर हम पॉलिसी लेते हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, जिस टाइम पर हम पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे बाद में ना हो। सपोज एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, इन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब क्या है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। अब क्या इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या है, कंपनी आपको कंपनसेट करेगी एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ओके, तो जिस टाइम हम पॉलिसी लेते हैं उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, किसमें, लाइफ इंश्योरेंस के केस में। और फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम होना चाहिए, जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हो और जिस टाइम हैपनिंग हो रही है, जिस टाइम घटना घट रही है, दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और मरीन इंश्योरेंस, इसके अंदर क्या होता है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पॉलिसी आपने ली उस टाइम वो सब्जेक्ट मैटर आपका है, लेकिन एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आया समझ। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है कि एक पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो जिस चीज़ का या जिस पर्सन का इंश्योरेंस करवाता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो एक पर्सन का सब्जेक्ट मैटर में क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर वो सब्जेक्ट मैटर सेफ है तो उस पर्सन को बेनिफिट होगा और इसके लॉस होने से इसको लॉस होगा। जैसे एक पर्सन है, उसका इंटरेस्ट उसकी बिल्डिंग में होता है, एक हस्बैंड का वाइफ में, पेरेंट्स का चिल्ड्रन में। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। आया समझ। उसके बाद आता है हमारा 3rd पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कहता है कि जिस टाइम पर, मान लो आप लोगों ने पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस करवा रखा है, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया या फिर आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवा रखा है। अब क्या है, उस बिल्डिंग को आग लग गई, उस बिल्डिंग को आग लग गई। अब ये नहीं कि आप वहाँ पर खड़े होके तमाशा देख रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई, मुझे तो कंपनी कंपनसेट कर ही देगी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आप गलत सोच रहे हो, कंपनी आपको इस केस में कंपनसेट नहीं करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए लॉस को मिनिमम करने का, लॉस को मिनिमम करने का
ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर आग लगी है तो हमें सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि जब इस टाइम पर कंपनी आती है तो वो पहले आपसे पूछती है आपने क्या क्या स्टेप्स लिए इस आग को कम करने के लिए। अगर आप कहते नहीं मैंने तो कोई स्टेप नहीं लिया, मैं तो चुप करके खड़े होकर तमाशा देख रहा था, उस केस में कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। आया समझ? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहते हैं कि हमें लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमने इंश्योरेंस करवा भी रखा है। हम ये ना सोचें कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, कोई बात नहीं, अगर लॉस हो रहा है तो होने दो, कंपनी हमें कंपनसेट कर देगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हो, जब आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हो, कोई भी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाते हो या फिर आपने एक गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, तो उस केस में क्या है, जो भी इवेंट था वो हैपन हो गया। इट मीन्स कि कोई भी उस कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कार क्या होगी, पूरी तरह से डैमेज होगी। अब आपने क्या किया, कंपनी को बोला, कंपनी ने आपको क्या किया, फुल क्लेम दे दिया, क्योंकि कार क्या थी, पूरी तरह से डैमेज होगी, कंपनी ने आपको फुल क्लेम दे दिया। उसके बाद जो भी स्क्रैप होता है, स्क्रैप होता है जो बचा खुटा सा होता है, लाइक जो थोड़ा बहुत लोहा वगैरह, आयरन वगैरह होता है, या जो भी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उन स्क्रैप पर आपका कोई भी राइट नहीं है, आपका राइट नहीं है, आप उस स्क्रैप को सेल नहीं कर सकते, आप उस स्क्रैप को सेल नहीं कर सकते। उस स्क्रैप पर जो राइट होगा वो किसका होता है, कंपनी का होता है। किसका होता है, कंपनी का होता है। अब ये जो प्रिंसिपल है हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। सपोज आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, एक छोटा मोटा सा एक्सीडेंट था और जिससे आपकी गाड़ी का 3000 का नुकसान हो गया। अब आपने क्लेम किया, कंपनी ने आपको 3000 दे दिए। अब ये नहीं कि पूरी की पूरी कार पर कंपनी का राइट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम आप पूरा का पूरा क्लेम लेते हो, पूरी की पूरे जितने का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है अपनी गाड़ी का, उतना आप क्लेम कर लेते हो, कंपनी आपको पूरी गाड़ी का अमाउंट कंपनसेट कर देती है। उस केस में ही होगा कि जो स्क्रैप है वो कौन लेगा, कंपनी लेगी। इट मीन्स उस स्क्रैप पर आपका राइट नहीं होगा। क्या बताया प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, कि जो भी एक पर्सन जब किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाता है और उस चीज़ को कोई भी डैमेज हो जाता है और कंपनी आपको क्लेम दे देती है, कंपनसेट कर देती है, उसके बाद आपकी उस प्रॉपर्टी पर, आपकी उस एसेट पर जो राइट होगा वो किसका होगा, कंपनी का होगा। आप कोई भी स्क्रैप है उसको सेल नहीं कर सकते। हुआ क्लियर? उसके बाद आता है हमारा 5th पॉइंट, 5th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है तो आपको जो कंपनसेट किया जाएगा, जितने का आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है, जितने का आपका एक्चुअल में लॉस हुआ है, कंपनी आपको उतना ही कंपनसेट करेगी। मतलब आप उस चीज़ पर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, आप उस चीज़ पर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। कि मान लो आपने किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाया, आपने अपनी बिल्डिंग में पड़ी गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, मतलब स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया, वो गुड्स थी आपकी 1 लाख की, ठीक है, और आपने इंश्योरेंस करवाया 70,000 का।
अब 70,000 का आपने इंश्योरेंस करवा लिया। अब गुड्स क्या होगी, डैमेज होगी। जो गुड्स आपकी डैमेज हुई वो हुई 30,000 की। अब आप ये सोचो कि मैंने इंश्योरेंस तो करवाया 70,000, मतलब मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो तो मैंने 70,000 के अकॉर्डिंग दिया, बट लॉस मुझे 30,000 का हुआ है, तो कंपनी मुझे 70,000 दे देगी? नहीं, आपको जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, आपको लॉस हुआ है 30,000 का, तो कंपनी जो आपको पे करेगी वो 30,000 ही करेगी। ये मत सोचना कि 30,000 का मुझे लॉस हुआ है, 70,000 कंपनी मुझे दे देगी, मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि कंपनी आपको सिर्फ एक्चुअल लॉस ही देगी, उतना ही कंपनसेट करेगी जितना आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है। अब बात आती है कि ये जो प्रिंसिपल है वो जनरल इंश्योरेंस के केस में ही अप्लाई होता है, क्योंकि ये देखो लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो हम किसी की वैल्यू तो नहीं एस्टिमेट कर सकते ना कि इस पर्सन की कितनी वैल्यू है, 1 लाख है, 2 लाख है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ अप्लाई होता है, जनरल इंश्योरेंस के केस में। आया समझ? उसके बाद आता है हमारा 6 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है कि आपने जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है अगर उसकी वजह से ही लॉस हो तो ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी। मतलब अगर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, आपने क्या करवाया है, थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया है, बट उसके अंदर क्या हुआ, जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो चोरी नहीं हुई, आपकी गुड्स चोरी नहीं हुई, आपकी बिल्डिंग में आग लग गई, यानी कि आपका जो लॉस हो रहा है, जो वो डैमेज हो रहा है वो फायर की वजह से हो रहा है, तो उस केस में कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। कंपनी आपको तभी कंपनसेट करेगी कि जब आपने जो पॉलिसी ली हुई है उस पॉलिसी में जो आपने रीज़न लिखवाया है, जो कोज लिखवाया है, उस कोज की वजह से अगर लॉस होता है तो ही कंपनी क्या करेगी, आपको कंपनसेट करेगी, अदरवाइज कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। कि अगर आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवा रखा है और आपका जो लॉस हो रहा है वो फायर की वजह से हो रहा है तो उस केस में कंपनी आपको कोई भी पैसे नहीं देगी। उसके बाद आता है लास्ट 7th, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब कई बार क्या होता है, एक पर्सन एक चीज़ का, एक एसेट का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ले लेता है। एक पर्सन एक एसेट का एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, मतलब 2 लोगों से, 2 कंपनी से करवा लिया, 3 कंपनी से करवा लिया, इस तरह से किया। तो उस केस में क्या होता है, जिस टाइम पर लॉस होगा, मतलब जिस टाइम पर कंपनी आपको कंपनसेट करेगी वो क्या करेगी, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में करेगी, एक फिक्स्ड रेशो में करेगी। मतलब जैसे क्या है, आपकी बिल्डिंग है 1 लाख की, आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, एक से 30,000 का करवा लिया, एक से 20,000 का करवा लिया, ए कंपनी से 30 का, बी कंपनी से 20 का और सी कंपनी से 50,000 का आपने इंश्योरेंस करवा लिया। अब क्या हुआ, जो भी आपकी गुड्स थी, एसेट थी, वो होगी डैमेज, आपको लॉस हुआ 15,000 का। ठीक है, अब आप ये सोचो कि मैं 15,000 ए से ले लूँगा, 15,000 बी से ले लूँगा और जो है 15,000 सी से ले लूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों कंपनीज मिलकर आपको टोटल जो अमाउंट देगी वो देगी 15,000।
मतलब एक फिक्स प्रपोर्शन में कि आप या तो ये कर सकते हो 5000 ए से, 5000 बी से, 5000 सी से। इस तरह से कंपनी क्या करेगी, आपको कंपनसेट करेगी। तो ये वाला जो अप्लाई होता है ये भी किस में अप्लाई होता है, जनरल इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती कि अगर एक पर्सन 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहा है, तो जैसे उसने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, 30,000 का ए से, 20,000 का बी से, 50,000 का सी से, तो इन केस अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को तीनों कंपनीज ही देंगी। मतलब ए 30,000 देगी, बी 20,000 देगी, सी 50,000 देगी। तो चाहे हमने 2 कंपनी से, चाहे हमने 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा हो, लाइफ इंश्योरेंस। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना कि लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में सारी कंपनी फुल अमाउंट देगी, बट जनरल इंश्योरेंस के केस में जो भी कंपनसेट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, एक प्रपोर्शन में। तो ये थे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। एक बार रिपीट कर देती हूँ। इंश्योरेंस आपको पता ही है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है कंपनसेट करने के लिए और इसके बदले में फीस चार्ज करती है। फर्स्ट, अटमोस्ट गुड फेथ कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उन दोनों को कोई भी इंफॉर्मेशन छिपानी नहीं चाहिए, दोनों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इन केस अगर कोई पार्टी कोई इंफॉर्मेशन छिपाती है तो जो कंपनी है उसे कंपनसेट नहीं करेगी, वो पॉलिसी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। अगर तो चाहे एजेंट भी कोई बात छिपाता है, बाद में जो क्लाइंट है उसके पास भी राइट है पॉलिसी को कैंसिल करने का। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है कि हम जिस चीज़ का मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही वो पॉलिसी क्या होगी, वैलिड होगी। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जिस टाइम हम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम पर, जिस टाइम हम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे और जिस टाइम कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है उस टाइम भी। मरीन के केस में मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, जिस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, गुड्स क्या करती हैं, सी वे से, समुद्र के रास्ते से जब जाती है ना, तो उस टाइम पे हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जिस टाइम पे इवेंट कोई भी हैपन होता है, घटना घटती है, उस टाइम पर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कि हमें ट्राई करना चाहिए लॉस को कम से कम करने की, ये नहीं कि हम खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाए। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अगर हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं, कंपनी हमें कंपनसेट कर देती है, तो उस प्रॉपर्टी पर, उस एसेट पर राइट किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, जितना आपको एक्चुअल में लॉस होगा कंपनी आपको उतना ही कंपनसेट करेगी, आप उस चीज़ पर प्रॉफिट अर्न करने के बारे में नहीं सोच सकते। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, जिस चीज़ का, जिस रीज़न का हमने इंश्योरेंस करवाया है, अगर लॉस उसकी वजह से होता है तो ही कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, अदरवाइज कंपनी आपको कंपनसेट नहीं करेगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कि अगर आप एक चीज़ के लिए, एक एसेट के लिए एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो इनकेस कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो सारी कंपनीज मिलकर आपको क्या करेंगी, कंपनसेट करेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि अलग अलग कंपनी पूरा अमाउंट देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा और ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के केस में ही अप्लाई होता है। तो ये थे 7 प्रिंसिपल। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।